हेलो, जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल मिशन टारगेट क्लासेज में। आज के इस क्लास में हम आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पेपर लेकर आए हैं। और मेरे भाई इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने उन्हीं क्वेश्चनों को कवर किया है जो क्वेश्चन आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। इसलिए जिन भी अभ्यर्थियों का एग्जाम 12 जून या 12 जून के बाद में होने वाला है वो सभी अभ्यर्थी एक बार इस क्वेश्चन पेपर को एग्जाम के अंदर जरूर देख कर जाएं, क्योंकि इस क्वेश्चन पेपर के अंदर हमने रामबाण क्वेश्चनों को कवर किया है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस क्वेश्चन पेपर को बिना देरी के। पहला प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पहला प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि यहाँ पर 68 का संबंध 19 के साथ में कैसे है। यानी कि जिस प्रकार से 68 का संबंध है 19 के साथ में, सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि 164 का संबंध किस संख्या के साथ में होगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस प्रकार से सोल्व किया गया है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, इस प्रश्न के अंदर सबसे पहले यहाँ पर पता करेंगे कि 68 से यहाँ पर 19 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहाँ पर 68 से 19 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 68 को 4 से भाग किया गया है। यदि हम इस 68 को 4 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा कितना, 17। अब 17 से 19 बनाने के लिए क्या किया गया है, इस 17 के अंदर यहाँ पर +2 करके यहाँ पर लिखा गया है 19। और ध्यान से देखिए 19 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब मेरे भाई यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे 164 के अंदर है और 164 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सेम इस 68 की तरह इस 164 को भी हम क्या कर देंगे, 4 से भाग कर देंगे। ठीक है, तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए यदि हम 164 को 4 से भाग कर देंगे तो यहाँ पर आएगा कितना, 41। अब जिस प्रकार से 17 के अंदर +2 किया गया था उसी प्रकार से इस 41 के अंदर भी हम क्या कर देंगे, +2 कर देंगे। तो 41 और 2 मिलकर बन जाएगा 43। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 43। और ध्यान से देखिए 43 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पहले प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पहला प्रश्न आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई आपके एग्जाम में इस टाइप के लगभग 2 से 3 प्रश्न पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। एक पंक्ति में रवि का स्थान बाएं से 28वां है और दाएं से 15वां है, तो उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही मात्र 2 से 3 सेकंड में कैसे सोल्व करेंगे तो वो देखिए इस टाइप के प्रश्न को सोल्व करने के लिए एक बहुत ही शानदार फॉर्मूला है। और यदि ये फॉर्मूला आपको याद है तो आप इस टाइप के प्रश्न को एग्जाम में देखते ही सोल्व कर दोगे। फॉर्मूला क्या है, तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए फॉर्मूला है टोटल बराबर है लेफ्ट प्लस राइट -1। ये मेरे भाई फॉर्मूला है। अब हमसे क्या पूछा गया है, टोटल यानी कि पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो यहाँ पर देखिए टी बराबर क्या है, लेफ्ट प्लस राइट -1। लेफ्ट का मतलब हो जाएगा बायां, तो बायां हमें दिया गया है कितना, 28। तो यहाँ पर मेरे भाई एल के स्थान पर हम क्या रख देंगे, 28 रख देंगे। उसके बाद में क्या है, आर का मतलब राइट है यानी कि दाईं तरफ है। दाईं तरफ से हमें दिया गया है 15वां स्थान है, तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, आर के स्थान पर 15 रख देंगे। उसके बाद में यहाँ पर है -1। अब इसको हम क्या कर देंगे, सोल्व कर देंगे। तो यहाँ पर देखिए टी बराबर हो जाएगा 28 + 15
कितना हो जाएगा 28 और 15 हो जाएगा कितना 43 है। अब 43 में से हम क्या कर देंगे -1 कर देंगे। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहाँ पर t बराबर हो जाएगा कितना 43 में से 1 चला जाएगा तो यहाँ पर बच जाएगा 42। यानी कि उस पंक्ति में कुल व्यक्तियों की संख्या होगी 42। अब हमें देखना है कि 42 किसी ऑप्शन में है तो आंसर 42 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो दूसरे प्रश्न के अंदर भी ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न है आप सभी के सामने। यदि TOM को 32 लिखा जाता है और ROCK को 28 लिखा जाता है तो DATTLE को क्या लिखा जाएगा। मेरे भाई ये तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न दिया गया है। तो इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते हैं फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे। तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है। सबसे पहले तो आपको यहाँ पर पता करना है कि TOM को 32 कैसे लिखा गया है। फिर इसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि ROCK बराबर 28 कैसे लिखा गया है। फिर सेम इसी प्रकार से हम यहाँ पर बताएंगे कि DATTLE को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो एक बार इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे यहाँ पर पता करेंगे कि TOM को कितना लिखा गया है। तो मेरे भाई TOM को लिखा गया है 32। तो यहाँ पर क्या किया गया है, सबसे पहले इन सभी अल्फाबेट लेटर का किया गया है नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई देखिए T का नंबर होता है 20, उसके बाद में है O का नंबर होता है 15। ठीक है, इसी प्रकार से क्या है M का नंबर होता है 13। अब यहाँ पर क्या किया गया है, इन सभी संख्याओं को आपस में जोड़ा गया है। तो यहाँ पर देखिए 20 और 15 हो जाएगा 35, 35 और 13 कितना हो जाएगा। तो मेरे भाई 35 और 13 हो जाएगा 48। अब यहाँ पर 48 से 32 बनाने के लिए क्या किया गया है मेरे भाई, 48 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा किया गया है। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 48 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर बन जाएगा 8 चौक 32। और ध्यान से देखिए 32 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहाँ पर पता करेंगे कि ROCK बराबर 28 इसी प्रकार से लिखा गया है क्या। तो करेंगे क्या, सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर हम लिख लेते हैं ROCK, इसको क्या लिखा गया है 28। तो मेरे भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए मेरे भाई R का नंबर होता है कितना 18। ठीक है, उसके बाद में क्या है O का नंबर होता है 15। ठीक है, उसके बाद में है C का नंबर होता है 3 और उसके बाद में क्या है K। तो मेरे भाई K का नंबर कितना होता है, तो K आता है अल्फाबेट लेटर के अंदर 11 नंबर पर। अब हम क्या करेंगे, इन सभी को आपस में जोड़ लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 18 और 15 हो जाएगा 33, 33 और 3 हो जाएगा 36, 36 और 11 हो जाएगा 47। अब मेरे भाई हम क्या करेंगे, 47 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए यदि हम 47 की दोनों संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे तो यहाँ पर 7 चौक हो जाएगा 28। और ध्यान से देखिए 28 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम इसी प्रकार से यहाँ पर आसानी से बता सकते हैं कि DATTLE को क्या लिखा जाएगा। तो मेरे भाई यहाँ पर एक बार देखिए इन सभी को यहाँ से हटा देते हैं ताकि आपको समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना आए। अब यहाँ पर देखिए हमें क्या करना है, यहाँ पर पता करना है कि DATTLE को क्या लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन सभी अल्फाबेट लेटर का करेंगे नंबरिंग। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले लेटर है D आता है 4 नंबर पर, उसके बाद में है A आता है 1 नंबर पर, उसके बाद में है TT मेरे भाई T आता है 20 नंबर पर। तो यहाँ पर हम क्या कर देंगे, 2 बार लिख देंगे 20। ठीक है, उसके बाद में क्या है L आता है 12 नंबर पर, यहाँ पर लिखेंगे 12। उसके बाद में E आता है
5 नंबर पर है। अब इन सभी को हम क्या कर लेंगे, आपस में ऐड कर लेंगे। तो यहां पर देखिए 4 और 1 मिलकर हो जाएगा 5, 5 और 20 कितना हो जाएगा 25, 25 और 20 कितना हो जाएगा 45, 45 और 12 हो जाएगा 57, 57 और 5 कितना हो जाएगा, तो मेरे भाई 57 और 5 हो जाएगा 62। अब यहां पर हम क्या करेंगे, 62 के दोनों अंकों को भी आपस में गुणा कर लेंगे। तो मेरे भाई यहां पर देखिए यदि हम 62 के दोनों अंकों को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 6 दूना के 12। ठीक है मेरे भाई, यहां पर बनेगा 6 दूना के 12, यानी कि DATTLE को लिखा जाएगा 12। अब हमें देखना है कि 12 किसी ऑप्शन में है, तो हाँ सर 12 में दिया गया है ऑप्शन सी के अंदर है। तो तीसरे प्रश्न के अंदर ऑप्शन सी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि तीसरा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और देखिए इस टाइप के प्रश्न को थोड़ा सा समझाने में टाइम लगता है, लेकिन अब जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट सूचना है। यदि आप पहली बार के अंदर RRB NTPC CBT1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके RRB NTPC CBT1 एग्जाम 2025 के लिए जीके, जीएस, मैथमेटिक्स, रीजनिंग, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण 8000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर PDF सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर PDF सेट लेना चाहता है वो हमारे इस WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर PDF सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ये मास्टर PDF सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर PDF सेट के अंदर आपको लगभग 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीके, जीएस, कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई आपको लगभग 3000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट और फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको लगभग 8000 क्वेश्चनों का मास्टर PDF सेट दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है वो एग्जाम से पहले इस WhatsApp नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई एग्जाम के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न है आप सभी के सामने। नीचे दिए गए प्रश्न में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली संबंधित संख्या को ज्ञात करें। यानी कि ये चौथा प्रश्न आप सभी के सामने नंबर एनालॉजी से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई जल्दी से काम कीजिए, इस क्लास को रोकिए और इस चौथे प्रश्न को अपने स्तर से सोल्व करके कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताइए कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो उम्मीद करता हूं कि आपने इस प्रश्न को जरूर सोल्व किया होगा। तो आइए देखते हैं कि आपका आंसर क्या आया है। तो मेरे भाई मैंने आपको काफी बार बताया कि इस टाइप के प्रश्न को हम एग्जाम में कैसे सोल्व करेंगे। तो यहां पर देखिए, जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले तो आपको यहां पर पता करना है कि 4 से यहां पर 16 कैसे बना है। फिर इसी प्रकार से आपको यहां पर पता करना है कि 5 से यहां पर 25 कैसे बना है। यानी कि जिस प्रकार से यहां पर 4 से 16 और यहां पर 5 से 25 जिस प्रकार से बना है, सेम उसी प्रकार से हम यहां पर बताएंगे कि 7 से इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। तो यहां पर देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर पता करेंगे कि 4 से यहां पर 16 कैसे बना है। तो मेरे भाई यहां पर 4 से 16 बनाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले इस 4 का किया गया है स्क्वायर। तो यहां पर ध्यान से देखिए, 4 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 4 का स्क्वायर होता है 16। और ध्यान से देखिए 16 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब इसी प्रकार से हम यहां पर देखेंगे कि 5 से यहां पर 25 इसी प्रकार से बना है क्या। तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, इस 5 का स्क्वायर करेंगे। तो
तो मेरे भाई यहाँ पर देखिए 5 का स्क्वायर कितना होता है, तो 5 का स्क्वायर होता है 25 है। और ध्यान से देखिए 25 यहाँ पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब हम यहाँ पर भी क्या करेंगे, यही सेम लॉजिक लगाएंगे। यहाँ पर इस 7 के अंदर है और इस 7 से इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सभी की तरह इस 7 का भी हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। 7 का स्क्वायर कितना होता है, तो मेरे भाई 7 का स्क्वायर होता है 49 है। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 49 है। अब हमें देखना है कि संख्या 49 किसी ऑप्शन में है, तो आंसर है संख्या 49 हमें दी गई है ऑप्शन है बी के अंदर है। तो चौथे प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि चौथा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप देखते ही फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। पांचवा प्रश्न है आप सभी के सामने, नीचे दिए गए विकल्पों में से प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आने वाली लुप्त संख्या को ज्ञात करें। यानी कि पांचवा प्रश्न आप सभी के सामने मिसिंग नंबर से संबंधित प्रश्न दिया गया है और आपसे पूछा गया है कि इस आकृति में इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। तो मेरे भाई इस टाइप के प्रश्न को आप एग्जाम में देखते ही फटाफट से कैसे सोल्व करेंगे, तो वो देखिए जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाए तो आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको यहां पर पता करना है कि इस पहली आकृति में यहां पर 65 कैसे आया है। यानी कि जिस प्रकार से पहली आकृति में 65 आया है सेम उसी प्रकार से हम इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो मेरे भाई यहां पर ध्यान से देखिए इस प्रश्न को किस लॉजिक के आधार पर सोल्व किया गया है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहां पर इस पहली आकृति में पता करेंगे कि यहां पर 65 कैसे आया है। तो मेरे भाई यहां पर 65 लाने के लिए क्या किया गया है, सबसे पहले तो इस 8 और इस 7 का आपस में गुणा किया गया है। तो यहां पर देखिए यदि हम 8 और 7 का आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 8 7 के 56। ठीक है, और इस 56 के अंदर यहां पर प्लस किया गया है इस तीसरी संख्या इस 9 को। तो ध्यान से देखिए यदि हम 56 के अंदर 9 को ऐड कर देंगे तो 56 और 9 मिलकर बन जाएगा 65। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 65 यहां पर आप सभी के सामने दिया गया है। अब यही सेम लॉजिक हम लगाएंगे इस दूसरी आकृति के अंदर और इस प्रश्न चिन्ह की वैल्यू ज्ञात करेंगे। तो करेंगे क्या, सबसे पहले तो मेरे भाई इस 8 और इस 3 को आपस में क्या कर लेंगे, गुणा कर लेंगे। तो यहां पर देखिए 8 और 3 को आपस में गुणा कर देंगे तो यहां पर बन जाएगा 8 3 24। ठीक है, और इस 24 के अंदर हम क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे इस तीसरी संख्या को। तो मेरे भाई यहां पर देखिए हम इसको नीचे लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर देखिए यहां पर 8 का गुणा 3 के साथ में किया तो कितना है, 24 है। अब 24 के अंदर हम क्या कर देंगे, इस तीसरी संख्या को ऐड कर देंगे। तो 24 के अंदर 10 को ऐड कर देंगे तो 24 और 10 मिलकर बन जाएगा 34। यानी कि इस प्रश्न चिन्ह के स्थान पर संख्या भरी जाएगी 34। और मेरे भाई ध्यान से देखिए 34 हमें दिया गया है ऑप्शन बी के अंदर है। तो पांचवें प्रश्न के अंदर ऑप्शन बी हो जाएगा सभी का करेक्ट आंसर है। तो उम्मीद करता हूं कि पांचवा प्रश्न भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। और जब भी इस टाइप का प्रश्न आपको एग्जाम में दिया जाएगा तो आप फटाफट से सोल्व कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। छठा प्रश्न है आप सभी के सामने, बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। मेरे भाई मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला किस वर्ष प्लासी के युद्ध में पराजित हुआ था। तो मेरे भाई यहां पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि बंगाल का नवाब सिराजुद्दौला जो वर्ष 1757 में प्लासी का युद्ध हुआ था उसमें पराजित हुआ था। तो छठे प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। सातवां प्रश्न है आप सभी के सामने, संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है।
तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि संविधान के अनुच्छेद 52 में भारत के राष्ट्रपति का उल्लेख है। तो मेरे भाई 7वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। और ये प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, चाहे तो आप इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 8वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से बताइए इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि निम्न में से आर्य समाज की स्थापना किसने की थी? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि आर्य समाज की स्थापना की थी दयानंद सरस्वती ने। तो 8वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम के अंदर रिपीट होता है। पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो याद रखना, ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजा राम मोहन राय ने। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 9वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्नलिखित में से पुलिकट झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए ओडिशा में, ऑप्शन बी है मणिपुर में, ऑप्शन सी है आंध्र प्रदेश में, और ऑप्शन डी है तमिलनाडु में। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि पुलिकट झील तमिलनाडु राज्य में स्थित है। तो 9वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। और मेरे भाई इस क्लास के अंदर आपको एंड तक बने रहना है, क्योंकि इस क्लास के अंदर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। और मेरे भाई सेम इसी प्रकार के क्वेश्चन आपके एग्जाम के अंदर पूछे जाएंगे। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है? मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है ये, तो जल्दी से कमेंट करके बताइए कि इन चारों में से करेक्ट आंसर क्या होगा। आपसे पूछा गया है कि हार्ड डिस्क किस प्रकार की मेमोरी है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि हार्ड डिस्क एक प्रकार की स्थायी मेमोरी है। तो 10वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यदि ये क्लास आपको पसंद आ रही है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए, और यदि आप इस चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और यदि आपको किसी भी क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट हो तो उस क्वेश्चन के बारे में आप कमेंट सेक्शन के अंदर पूछ सकते हैं। और इन सभी क्वेश्चनों में से यदि आपको किसी भी क्वेश्चन का आंसर पहले से आता हो तो उस क्वेश्चन का आंसर भी आप कमेंट सेक्शन के अंदर जरूर करें। इससे क्या होगा, आपकी तैयारी का पता चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न है आप सभी के सामने, भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान किस देश से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका देश से, ऑप्शन बी है आयरलैंड देश से, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया देश से, और ऑप्शन डी है जर्मनी देश से। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान जर्मनी देश से लिया गया है। तो 11वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 12वां प्रश्न है आप सभी के सामने, निम्न में से दामोदर बांध किस नदी पर बना हुआ है? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है ए, यानी कि दामोदर बांध दामोदर नदी पर बना हुआ है। तो 12वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है
ए। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए एक प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। प्रश्न है कि दामोदर बांध किस राज्य में स्थित है। तो इस प्रश्न का आंसर सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 13वां प्रश्न है आप सभी के सामने। मादा एनाफ्लीज मच्छर जब काटते हैं तो उससे कौन सा रोग होता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि जब मादा एनाफ्लीज मच्छर काटते हैं तो उससे मलेरिया रोग होता है। तो 13वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 14वां प्रश्न है आप सभी के सामने। एंटीबॉडी शरीर में किसके खिलाफ बनती है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि एंटीबॉडी शरीर में रोगाणुओं के खिलाफ बनती है। तो 14वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 15वां प्रश्न है आप सभी के सामने। वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी कौन है। मेरे भाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, और इस प्रश्न पर आप स्टार जरूर लगा लेना क्योंकि इस बार एग्जाम के अंदर ये प्रश्न छप सकता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि वीरता पुरस्कार पाने वाली भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी है दीपिका मिश्रा। तो 15वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 16वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्नलिखित में से किस इकाई का प्रयोग सांद्रता मापन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि मोल इकाई का प्रयोग सांद्रता मापन के लिए किया जाता है। तो 16वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 17वां प्रश्न है आप सभी के सामने। निम्न में से टेलीस्कोप की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी। ऑप्शन ए वैज्ञानिक न्यूटन ने, ऑप्शन बी है वैज्ञानिक जेम्स वाट ने, ऑप्शन सी है वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने, और ऑप्शन डी है वैज्ञानिक गैलीलियो ने। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी, यानी कि टेलीस्कोप की खोज की थी वैज्ञानिक गैलीलियो ने। तो 17वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है डी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 18वां प्रश्न है आप सभी के सामने। रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को क्या कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी, यानी कि रक्त में एंटीबॉडी एवं एंटीजन के अध्ययन को कहा जाता है सीरोलॉजी। तो 18वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है सी। तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 19वां प्रश्न है आप सभी के सामने। अजंता की गुफाएं किस काल से संबंधित हैं। तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि अजंता की गुफाएं गुप्त काल से संबंधित हैं। तो 19वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए यहीं से एक क्वेश्चन और बनता है, और ये क्वेश्चन भी काफी बार एग्जाम के अंदर पूछा जाता है कि अजंता की गुफाएं किस राज्य में स्थित हैं। तो याद रखना अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र राज्य में स्थित हैं। और मेरे भाई यहाँ पर देखिए आप सभी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट सूचना है
यदि आप पहली बार के अंदर आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 को क्रैक करना चाहते हैं तो हमने आपके आरआरबी एनटीपीसी सीबीटी 1 एग्जाम 2025 के लिए जीके जीएस मैथमेटिक्स रीजनिंग कंप्यूटर और करंट अफेयर्स यानी कि ऑल सब्जेक्ट के ऊपर रामबाण 8000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस का मास्टर पीडीएफ सेट तैयार किया है। और जो भी अभ्यर्थी ये मास्टर पीडीएफ सेट लेना चाहता है वो हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और इस मास्टर पीडीएफ सेट की प्राइस हमने रखी है मात्र और मात्र 51 रुपए, यानी कि 51 रुपए की फीस के अंदर आपको ये मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और मेरे भाई इस मास्टर पीडीएफ सेट के अंदर आपको लगभग 5000 प्लस वन लाइनर क्वेश्चन आपको मिलेंगे जीके जीएस कंप्यूटर और करंट अफेयर्स के। और मेरे भाई आपको लगभग 3000 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट और फुल सॉल्यूशन के साथ में आपको मैथमेटिक्स और रीजनिंग के क्वेश्चन मिलने वाले हैं। इस तरह से आपको लगभग 8000 क्वेश्चनों का मास्टर पीडीएफ सेट दिया जाएगा। और जो भी अभ्यर्थी लेना चाहता है वो एग्जाम से पहले इस व्हाट्सएप नंबर पर कांटेक्ट करके ले सकता है। और मेरे भाई एग्जाम के अंदर ये सभी क्वेश्चन आपके लिए रामबाण साबित होने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए फिर अगला प्रश्न देखते हैं। 20वां प्रश्न है आप सभी के सामने। किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? तो यहाँ पर देखिए इन चारों में से करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी, यानी कि किसी परमाणु के बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। तो 20वें प्रश्न के अंदर करेक्ट आंसर हो जाएगा सभी का ऑप्शन है बी। तो मेरे भाई आज की इस क्लास के अंदर इतना ही। यदि ये क्लास आपको पसंद आई है तो जल्दी से एक बार इस क्लास को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे इस YouTube चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो इस YouTube चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करना ताकि ऐसी शानदार क्लास का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले देखने को मिले। और आज की इस क्लास के अंदर हमने 20 रामबाण क्वेश्चनों को कवर किया है। इन 20 में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं सभी को कमेंट सेक्शन के अंदर कमेंट करके बताना है। ठीक है, तो फिर मिलते हैं ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चनों के साथ सुबह 11 बजे।